हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में वही टॉपिक जो चल रहा था हमारा जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, उसी टॉपिक में आज हम, क्योंकि देखिए आर्थिक महत्व में हानिकारक क्रियाएं और लाभदायक क्रियाएं दोनों प्रकार की क्रियाओं का सम्मिलन किया जाता है। यानी कोई भी चीज़ है वो आपको किसी न किसी तरीके से उपयोगी है और उपयोगी होने के बावजूद वो किसी न किसी प्रकार से हानिकारक भी होती है। कोई भी चीज़ आप देखिए उसके दो यानी लाभदायक और हानिकारक दो गुण होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जीवाणुओं का आर्थिक महत्व में से अभी तक हम लोगों ने लाभदायक क्रियाएं यानी जो हमारे लिए एडवांटेज थे, जिनसे हमें फ़ायदा होता था, किसी न किसी प्रकार से लाभ होता था, उन क्रियाओं को पढ़ा था। परंतु आज हम उन्हीं क्रियाओं में आज हम पढ़ेंगे हानिकारक क्रियाएं यानी हार्मलेस, जो किसी न किसी तरीके से हमको हानियां भी पहुंचाते हैं। यानी बहुत सारे बैक्टीरियाज यानी जो जीवाणु हैं जो हमें हानिकारक भी हैं, किसी न किसी तरीके से उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। यानी आप कह सकते हो लाभ तो हो रहा है, लाभ के साथ कुछ हानिकारक यानी कुछ हानि भी हो रही है, यानी कुछ हानि भी हो रही है। तो उस हानिकारक को हम इस आज के टॉपिक में रखा है, जहाँ पर आपको 4 प्रकार से हानियाँ पढ़ने को समझ में आएंगी, पढ़ने को मिलेंगी जीवाणुओं की। बाकी इसके आगे के अगले उसमें करेंगे। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है विनाइट्रीकरण। सबसे पहले तो विनाइट्रीकरण हेडिंग समझना है, होता क्या है और इससे क्या दुष्प्रभाव होता है, यानी मानव को इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है मानव पर। तो विनाइट्रीकरण क्या है कि हमने आपको बताया था नाइट्रीकरण, या आपको बताया था कि कुछ जीवाणु कृषि के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से हमको जो है लाभ पहुंचाते थे। यानी आपको बताया था कि कुछ राइजोबियम कुल के जो जीवाणु हैं वो, या राइजोमिनोसेरम जो जीवाणु हैं, वो फलीदार जो पौधे हैं उनकी जड़ों में उपस्थित रहते हैं और वो मृदा में जो है वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में करते थे, जिससे पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती थी और किसी अन्य प्रकार के उससे नाइट्रोजनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परंतु यहाँ पर उसके विपरीत है, वही चीज़ उसके विपरीत है। तो देखिए क्या है कि मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु जैसे थायोबैसिलस, आप जीवाणुओं के नाम बहुत अच्छे से याद करना, आपको अंडरलाइन में दिए गए हैं। कुछ जीवाणु जैसे थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस पूरा एक ही जीवाणु है, और स्यूडोमोनास मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक, यानी जो मृदा में नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित हैं, जैसे नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं, यानी स्वतंत्र नाइट्रोजन N2 में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में वापस चली जाती है। यानी जो आपके थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास 2 जीवाणु हैं, ये जीवाणुओं का काम होता है कि जो नाइट्रोजन यौगिक हैं उन नाइट्रोजन यौगिकों को यानी नाइट्रोजन यौगिक जैसे नाइट्रेट या नाइट्राइट, उन दोनों यौगिकों को आपको बता रहे हैं कि जो नाइट्रोजन यौगिक हैं जैसे नाइट्राइट या नाइट्रेट, ये स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। कौन से जीवाणु के नाम थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास। जिससे क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजन बदल देते हैं, यही नाइट्रोजन फिर वातावरण में वापस चली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यानी ये क्रिया और जो ये पूरी प्रोसेस है, यानी जो ये क्रिया है, ये क्रिया आपकी विनाइट्रीकरण कहलाती है। और जब वातावरण में नाइट्रोजन वापस चली जाती है, इसके कारण क्या होता है, मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। यानी इस क्रिया से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। तो आप जब, क्योंकि हमारे जो मृदा है उसको उर्वरता की ज़रूरत होती है, उर्वर मृदा ही किसानों के लिए लाभदायक होती है। जब वो बंजर हो जाएगी तो क्या कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो मृदा की उर्वरता समाप्त कर देती है विनाइट्रीकरण की क्रिया, और विनाइट्रीकरण की क्रिया में सहायक आपके 2 जीवाणु थायोबैसिलस
और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास। तो ये था आपका विनाइट्रीकरण, यानी विनाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा कृषि को हानि पहुंचती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं जानवरों के रोगों में, यानी जो जीवाणु हैं वो अनेक प्रकार के पशुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं। पशुओं में, पौधों में और जीवों में, प्राणियों में, यानी प्राणियों में, पशुओं में और पौधों में अलग अलग प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण रोग लिए हैं। देखिए क्या है कि जानवरों के रोगों में, यानी जीवाणु जानवरों के रोगों को उत्पन्न करने में भी सहायक होते हैं। जैसे जीवाणु, यानी जीवाणु का नाम पहला है बैसिलस एनप्रेसिस, यानी बैसिलस एनप्रेसिस जीवाणु के द्वारा भेड़ में, यानी भेड़ का एंथ्रेक्स रोग हो जाता है। आपसे ये अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भेड़ में या जानवरों में एंथ्रेक्स रोग किस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो आप बताओगे बैसिलस एनप्रेसिस, यानी बैसिलस एनप्रेसिस जीवाणु द्वारा भेड़ में एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद दूसरा रोग है क्लास्ट्रीडियम चाउबी, यानी रोग तो ये है ब्लैक लेग, और इसको फैलाने वाला जो जीवाणु है ये है क्लास्ट्रीडियम चाउबी, यानी क्लास्ट्रीडियम चाउबी के द्वारा जानवरों में ब्लैक लेग रोग फैलता है। ब्लैक लेग रोग जो है आपसे पूछा जाएगा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो आप बताओगे क्लास्ट्रीडियम चाउबी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण दो रोगों को लिया था। ये जानवरों में रोग फैलाने में सहायक भी होते हैं जीवाणु। इसी प्रकार दो हेडिंग समाप्त हुई। अब हम आते हैं तीसरी हेडिंग में, जल प्रदूषण में, यानी कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वाटर पोल्यूशन में भी सहायक होते हैं। और जो वाटर पोल्यूशन, आपको पता है कि जल के संक्रमित होने से, जल के दूषित होने से कई अलग अलग डिजीज यानी बीमारियां हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि अनेक जीवाणु जैसे विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी, सिगाइला, ये जीवाणुओं के नाम हैं जिनके नीचे अंडरलाइन है। इसके नीचे छूट गया, इसके नीचे भी अंडरलाइन। विब्रियो कॉलेरी, साल्मोनेला टाइफी और तीसरा लिखा हुआ है शिगाइला। ये जीवाणु क्या करते हैं? जल को प्रदूषित करते हैं, यानी कुछ जीवाणु जो हैं जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे आपको पता ही है कि दूषित जल या प्रदूषित जल से होने वाले अनेक रोग हैं। जैसे आपका हैजा, तपेदिक है, कालरा है, डायरिया है, पेचिस है। ये जो रोग हैं ये सारे आपके जल प्रदूषण यानी जल के द्वारा होते हैं, अर्थात दूषित जल का प्रयोग से ये रोग फैलते हैं। तो जीवाणु जो है ये अनेक प्रकार के यानी रोग तो फैलाता ही है, परंतु रोगों को फैलाने का इसका माध्यम जो है वो होता है दूषित जल या प्रदूषित जल। और ये जीवाणु जो है जल में उपस्थित होकर के जल को दूषित करते हैं, और वही दूषित जल जब स्वस्थ मानव इस्तेमाल करता है तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी जो है हानिकारक मानव के लिए है या प्राणियों के लिए है। इसके बाद अगली हेडिंग, पौधों के रोग। अनेक प्रकार के जीवाणु पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे पौधे की उत्पादन शक्ति में या पौधे की वृद्धि व विकास में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखिए पहला दिया गया है जैंथोमोनास सिट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोग का नाम है, इसको आप बहुत अच्छे से याद करना। और पूछा जाता है कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, या नींबू का सिट्रस कैंकर रोग भी इसको कहते हैं, कि नींबू का कैंकर रोग या नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। तो आप बताना है नींबू का सिट्रस रोग जो है जैंथोमोनास सिट्री या जैंथोमोनास सिट्राई भी लिखा जाता है, गलत नहीं होगा, सिट्राई या सिट्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि जैंथोमोनास सिट्री जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर रोग या नींबू का सिट्रस कैंकर रोग होता है। इसके अतिरिक्त अगला है स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम। सोलेनेसीरम ये जो है आलू का भूरा रॉट रोग। आलू जो है, आलू की फसल में
भूरा रॉट रोग फैलाता है, यानी ब्राइट रॉट डिजीज को इंक्रीज करता है आपका स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम। इसके बाद अगला है आपका जैंथोमोनास सिटवर्टी, ये मक्का का म्लानी रोग, माइल्स में जो है म्लानी डिजीज को फैलाता है। म्लानी का मतलब होता है, कह सकते हो मक्के का मुरझाना, या पत्तियां मुड़कर की गोल आकार ले लेती हैं और ये पत्तियां मुरझा जाती हैं, यानी जैंथोमोनास सिटवर्टी मक्का का म्लानी रोग फैलाता है। इसके बाद अगला रोग लिखा हुआ है जैंथोमोनास ओरिजी, ये जीवाणु जो है ये अगला रोग फैलाता है चावल का अंगमारी, यानी ब्लाइट ऑफ पैडी, चावल में जो है अंगमारी फैलाता है और इसका जो कारक होता है जैंथोमोनास ओरिजी जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ये थे पौधों के रोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट पौधों के रोग में आपका पहला है जैंथोमोनास सिट्री या जैंथोमोनास सिट्राई, और इससे फैलने वाला रोग नींबू का रोग अगर आपसे पूछा जाता है, और कैंकर रोग या नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, तो आप इसी जीवाणु को लिखोगे जैंथोमोनास सिट्री। ठीक है, तो जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा नींबू का कैंकर रोग फैलता है। तो इस प्रकार से ये जीवाणुओं के आर्थिक महत्व में आपको 4 हेडिंग यहाँ पर मिली, पहली थी, और वो भी 4 हेडिंग जो थी वो चारों हेडिंग हानिकारक क्रियाओं में ही शामिल हैं, यानी हार्मफुल एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहली थी विनाइट्रीकरण में, दूसरी जानवरों के रोगों में, तीसरा जल प्रदूषण में, और चौथी हेडिंग है पौधों के रोग में या पौधों के रोग। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जीवाणु लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी हैं, जो आपको आज यहाँ पर हानिकारक पढ़ने को मिले। इसके बाद अगले वीडियो में भी हम हानिकारक क्रियाओं के ही बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए ये आपका इतना ही वीडियो था। आप इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है इस समय, और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कंपटीशन में भी जीवाणुओं के नाम दे दिए जाते हैं या रोग दे दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान देकर के इसको पढ़ना।